गांव का नाम बड़का टोला था। नाम जितना साधारण, यहां की परंपराएं उतनी ही सख्त थी। इस गांव में कोई भी काम अकेले नहीं किया जाता था। खाना सब साथ बैठकर खाते थे, दुख भी मिल बांट कर झेलते थे, और सोना सोना भी सबके सामने ही होता था। यहां यह माना जाता था कि जो परिवार एक साथ सोता है वही सच्चा और मजबूत परिवार होता है। कविता नई नई दुल्हन बनकर आई थी, लाल जोड़े में लिपटी, हाथों की मेहंदी अभी उतरी भी नहीं थी। घर में चहल पहल थी, हंसी मजाक चल रहा था। लेकिन कविता के भीतर अजीब सा डर बैठा हुआ था। वो अपने पति अमित के पास खड़ी थी और मन ही मन यही सोच रही थी कि अब शायद वो दोनों अपने कमरे में जाएंगे। पहली रात है, थोड़ा सुकून मिलेगा, थोड़ी बात होगी। तभी उसकी सास शारदा देवी की आवाज आई, चलो बहू, अब अंदर चलो। कविता ने हल्के से अमित की तरफ देखा। वो चाहती थी कि अमित कुछ बोले, कुछ समझाए, लेकिन अमित ने बस सिर झुका लिया और बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। कविता चुपचाप उसके पीछे चल पड़ी। जिस जगह वो पहुंचे वो कोई कमरा नहीं था, एक बड़ा सा हॉल था। दीवारों के पास कई बिस्तर पहले से ही लगे हुए थे। एक तरफ सास ससुर का, दूसरी तरफ दादी का, सामने देवरनत का, बीच में सबके सामने कविता और अमित के लिए जगह बनाई गई थी। न कोई पर्दा था, न कोई दीवार, न कोई अलग कोना। कविता कुछ पल वही खड़ी रही। उसे समझ ही नहीं आया कि वो कुछ बोले या चुप रहे। हिम्मत करके उसने धीमी आवाज में कहा, मां जी, हमारा कमरा। शारदा देवी ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई गलत सवाल पूछ लिया हो। अरे बहू, यहां ऐसा ही होता है। पति पत्नी अलग नहीं सोते, सब साथ रहते हैं तभी तो घर बना रहता है। अकेलेपन से रिश्ते खराब हो जाते हैं। पास लेटी दादी ने खांसते हुए कहा, आजकल के बच्चे कुछ ज्यादा ही सोचते हैं। हमारे जमाने में तो कभी अलग सोने का सवाल ही नहीं उठा। कविता की आवाज गले में अटक गई। उसने फिर अमित की तरफ देखा। इस बार भी अमित ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बिस्तर बिछाने लगा, जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। लाइट बंद कर दी गई। सब लोग अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कमरे में खामोशी थी, लेकिन कविता को ऐसा लग रहा था जैसे हर सांस की आवाज गूंज रही हो। उसने करवट बदली तो ननद की फुसफुसाती आवाज आई, भाभी, धीरे हिलो। उसका शरीर एकदम अकड़ गया। आंखें बंद थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी अजनबी जगह नहीं, बल्कि किसी कैद में है, जहां हिलना भी गुनाह है। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये सिर्फ आज की रात नहीं है, ये एक रस्म है जिसे रोज निभाना होगा। यहां किसी को उसकी परेशानी समझने का वक्त नहीं था। सब अपने अपने आराम में थे। तकिए के कोने में उसके आंसू चुपचाप गिरते रहे। वो रो नहीं रही थी, बस टूट रही थी, बिना आवाज के। सुबह सब ऐसे उठे जैसे कुछ हुआ ही न हो। सास ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा बहू, कितना अच्छा लगता है सब साथ सोना, अपनापन रहता है। कविता ने हल्की सी मुस्कान बना ली, लेकिन उसके अंदर कुछ खामोशी से मर चुका था। कविता को उस पहली रात के बाद लगा था कि शायद समय के साथ सब आसान हो जाएगा। इंसान आदत डाल ही लेता है, यही सोचकर उसने खुद को समझाया। लेकिन कुछ आदतें शरीर नहीं, आत्मा से टकराती है, और वहां आदत नहीं, घुटन पैदा होती है। अगले दिन से ही उसका रोज का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह सबसे पहले उठना, चुपचाप नहाना, रसोई में जाना, चाय बनाना, फिर नाश्ता, फिर घर के काम। पूरा दिन किसी मशीन की तरह चलता रहता। लेकिन रात का इंतजार उसे डराने लगा था। जैसे जैसे सूरज ढलता, उसका मन भारी होने लगता। रात होते ही वही बड़ा सा हॉल, वही बिस्तरों की कतार, वही सबकी मौजूदगी। कविता को लगता जैसे उसकी जिंदगी में अंधेरा सिर्फ लाइट बंद होने से नहीं आता था, बल्कि तब आता था जब उसे पता होता था कि आज भी वो खुद से दूर सोएगी। अमित दिन में सामान्य रहता, उससे बात करता, कभी कभी हंस भी देता, लेकिन रात आते ही वो भी चुप हो जाता। कविता कई बार चाहती कि वो कहे, चलो हम कहीं और सो लेते हैं, या मां से मैं बात करता हूं। लेकिन अमित हर बार सिर्फ यही कहता, थोड़ा समय दो कविता, गाँव है, सब बदलते बदलते वक्त लगता है। समय, कविता के लिए समय का मतलब था हर रात खुद को और छोटा करना। एक रात जब सब सो चुके थे, कविता को अचानक रोना आ गया।
उसने बहुत कोशिश की कि आवाज न निकले, लेकिन सांसें कांपने लगी। बगल में लेटी दादी ने करवट बदली और हल्की आवाज में बोली, बहू, नींद नहीं आ रही क्या? कविता घबरा गई। उसने तुरंत आंसू पोंछे और बोली, नहीं दादी, बस यूं ही। दादी कुछ देर उसे देखती रहीं, फिर धीमे से बोली, नई जगह है, शुरू में सबको दिक्कत होती है। उस आवाज में तसल्ली कम और आदत ज्यादा थी। कुछ दिन बाद कविता की मुलाकात गांव की दूसरी बहुओं से होने लगी। दोपहर में जब सब छत पर कपड़े सुखाने जाती या कुएं पर पानी भरने, तब बातें होने लगती। शुरू में सब सामान्य बातें थी, सब्जी, सास, काम। लेकिन धीरे धीरे जैसे भरोसा बढ़ा, वैसे ही सच्चाई भी बाहर आने लगी। तुम्हें भी सबके सामने सोना पड़ता है? एक बहू ने धीमे से पूछा। कविता ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर सिर हिला दिया। शुरू में मैं भी बहुत रोई थी, वो बहू बोली। अब तो आदत हो गई है, आदत हो गई है। ये वाक्य कविता को डराने लगा। क्या यही उसका भविष्य था? रोते रोते थक जाना और फिर चुप हो जाना? एक और बहू ने हंसते हुए कहा, यहां इज्जत ऐसे ही निभाई जाती है, अपनी मर्जी की कोई जगह नहीं होती। सब हंस रही थी, लेकिन वो हंसी खुशी की नहीं थी, वो समझौते की हंसी थी। उस दिन कविता को एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है, लेकिन ये एहसास सुकून नहीं दे पाया, बल्कि डर बढ़ा गया। अगर इतनी औरतें चुप है, तो क्या उसकी आवाज की कोई कीमत होगी? उस शाम कविता ने हिम्मत जुटाई। खाना खाने के बाद जब सब बैठे थे, उसने धीरे से कहा, मां जी, एक बात कहूं? शारदा देवी ने उसे ऊपर से नीचे देखा। हां, बोलो। कविता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर अगर हम अमित और मैं कभी कभी नीचे वाले कमरे में सो ले तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही सांस की आवाज सख्त हो गई। ये क्या बातें कर रही हो? गांव में क्या मुंह दिखाएंगे हम? लोग क्या कहेंगे कि बहू को अलग कर दिया? ससुर ने भी जोड़ दिया, घर में फूट डालने वाली बातें मत किया करो। अमित चुप था, एकदम चुप। कविता को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की आखिरी उम्मीद भी खींच ली हो। उसने फिर कुछ नहीं कहा, उठी और बर्तन समेटने लगी। उसकी आंखें जल रही थी, लेकिन आंसू गिरने नहीं दिए। उस रात जब सब सो गए, कविता को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो छत की तरफ देखती रही। उसे याद आया कि उसके मायके में उसकी मां कैसे रात को कमरे का दरवाजा बंद करके सुकून से सोती थी, कैसे उसके पापा मां की नींद का ख्याल रखते थे। तब उसे पहली बार समझ आया कि जो चीज उसे यहां जिद लग रही है, वो दरअसल सम्मान है। सुबह उठते ही उसका सिर भारी था, आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। सास ने देखा और कहा, बहू, तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। काम, हमेशा काम। कुछ दिनों में कविता चिड़चिड़ी होने लगी। छोटी छोटी बातों पर उसका मन भरा था। खाना बनाते वक्त हाथ कांपते, कभी कभी बिना वजह गुस्सा आ जाता। अमित ने एक दिन कहा, तुम पहले जैसी नहीं रही। कविता ने थकी हुई आवाज में कहा, क्योंकि मैं अब खुद जैसी रही नहीं पाती। अमित कुछ देर चुप रहा। पहली बार उसकी आंखों में भी उलझन दिखी, लेकिन फिर उसने वही पुराना वाक्य दोहरा दिया, समझने की कोशिश करो कविता। कविता ने मन ही मन सोचा, मैं ही क्यों हमेशा समझूं? उस रात जब सब सो रहे थे, कविता उठकर बाहर आंगन में चली गई। ठंडी हवा चेहरे से टकराई। पहली बार उसे सांस लेने जैसा महसूस हुआ। वो वही बैठ गई, अकेली, बिना किसी की नजर के। उसे नहीं पता था कि वो क्या करेगी आगे, लेकिन इतना तय था कि अगर उसने कुछ नहीं कहा तो वो धीरे धीरे खुद को खो देगी, और शायद अब वो चुप नहीं रह पाएगी। उस रात आंगन में बैठकर कविता देर तक ठंडी जमीन को देखती रही। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अकेले बैठना कितना सुकून दे सकता है। न किसी की सांसों की आवाज, न किसी के करवट बदलने का डर, बस वो खुद और उसकी थकी हुई सोच। लेकिन ये सुकून भी ज्यादा देर का नहीं था। उसे पता था कि ये चोरी का पल है, जिसे पकड़ा भी जा सकता है। सुबह होते ही वही दिनचर्या शुरू हो गई, लेकिन अब कविता के शरीर से ज्यादा उसका मन थकने लगा था। वो काम करती थी, हंसने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर कुछ लगातार टूट रहा था। आईने में खुद को देखती तो पहचान नहीं पाती। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में खालीपन। अमित भी ये बदलाव महसूस कर रहा था। पहले वो सोचता था
कि कविता धीरे धीरे एडजस्ट कर लेगी, जैसे बाकी बहुएं कर लेती है। लेकिन अब उसे दिखने लगा था कि कविता सिर्फ चुप नहीं हो रही, बल्कि बुझ रही है। एक शाम जब दोनों अकेले थे, अमित ने कहा, तुम बहुत कमजोर सी लगने लगी हो। कविता ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था, न आंसू, बस थकान थी। कमजोर नहीं हुई हूं अमित, बस रोज खुद को पीछे छोड़ती जा रही हूं। अमित ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी चुप्पी भी एक तरह की क्रूरता है। कुछ दिन बाद गांव में एक शादी थी। सब औरतें मिलकर तैयारियां कर रही थी। हसीम जाग चल रहा था, लेकिन कविता चुपचाप अपने काम में लगी थी। तभी पास बैठी एक बुजुर्ग औरत ने कहा, आजकल की बहुएं बड़ी नाजुक होती जा रही है। सब कुछ चाहिए, लेकिन सहना नहीं आता। सब औरतें हंस पड़ी। कविता का हाथ कांप गया। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसी के लिए कही गई हो। उसने सिर झुका लिया, लेकिन अंदर कुछ चटक गया। उस रात कविता को बुखार आ गया, तेज बुखार। शरीर जल रहा था, सिर घूम रहा था। फिर भी जब सोने का वक्त आया, उसे उसी हॉल में लिटा दिया गया। सास ने बस इतना कहा, रजाई और ओढ़ा दो, ठीक हो जाएगा। कविता कांप रही थी। रात भर उसे नींद नहीं आई। शरीर दर्द से टूट रहा था और मन डर से। उसे पहली बार लगा कि अगर वो इसी तरह चलती रही तो सच में बीमार पड़ जाएगी। सुबह अमित ने उसकी हालत देखी। उसकी आंखें लाल थी, होंठ सूखे थे। पहली बार अमित के अंदर कुछ जोर से हिला। वो डॉक्टर को बुलाने की बात करने लगा। सास ने कहा, अरे ये तो मौसम की बात है, गांव में हर किसी को बुखार होता है। अमित ने पहली बार आवाज ऊंची की, लेकिन मां, उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। शारदा देवी ने हैरानी से बेटे की तरफ देखा। आज ये सब तुम्हें क्या हो गया है? डॉक्टर आया। उसने कविता को देखा, दवा दी और जाते जाते कहा, इसे आराम चाहिए, पूरी नींद, शांत माहौल। शांत माहौल? सास ने दोहराया। डॉक्टर ने बिना बहस किए कहा, भीड़ में नींद पूरी नहीं होती, खासकर जब इंसान मानसिक तनाव में हो। ये शब्द कविता के दिल में उतर गए। पहली बार किसी ने उसके दर्द को नाम दिया था, मानसिक तनाव। उस दिन दोपहर को अमित कविता के पास बैठा रहा। उसने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई कविता, मैंने सोचा था कि ये बस कुछ दिनों की बात है। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। मैं हर रात खुद से लड़ती हूं अमित, मुझे नहीं पता मैं कब तक ये कर पाऊंगी। अमित का सिर झुक गया। मैं मां से बात करूंगा। कविता को विश्वास नहीं हुआ। सच? हां, अमित बोला। उसकी आवाज में डर भी था और मजबूरी भी, लेकिन पहली बार इरादा भी था। शाम को अमित ने सास से बात करने की कोशिश की। उसने कहा कि कविता को डॉक्टर ने आराम की सलाह दी है, इसलिए कुछ दिन अलग कमरे में सोना बेहतर होगा। शारदा देवी चुप रही। उनकी चुप्पी खतरनाक थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, आज एक की वजह से नियम बदलेंगे तो कल सब बदलने लगेंगे। अमित ने कहा, मां, ये नियम नहीं, उसकी सेहत का सवाल है। सास ने सख्ती से कहा, सेहत का ख्याल मैं भी रखती हूं, लेकिन घर की इज्जत पहले है। कविता पास के कमरे में बैठी सब सुन रही थी। हर शब्द उसके सीने पर गिर रहा था। उसे समझ आ गया कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं है, ये सोच की लड़ाई है। उस रात कविता फिर उसी हॉल में सोई, लेकिन इस बार वो चुप नहीं थी। उसकी आंखें खुली थी और दिमाग में एक ही सवाल था, क्या उसकी जिंदगी हमेशा ऐसे ही कटेगी? उसे जवाब नहीं पता था, लेकिन एक बात साफ थी, अब वो सिर्फ सहने वाली बहू नहीं रह गई थी। उस रात कविता देर तक जागती रही। शरीर अब थोड़ा संभल गया था, लेकिन मन अब पहले जैसा नहीं रहा। बुखार ने जैसे उसके अंदर की आखिरी हिम्मत भी बाहर निकाल दी थी। उसे साफ दिखने लगा था कि अगर उसने अब भी चुप रहना चुना तो उसकी जिंदगी यूं ही दूसरों की सुविधा के हिसाब से कटती रहेगी। सुबह उठकर जब उसने आईने में खुद को देखा तो पहली बार उसे अपने चेहरे पर कोई औरत नहीं, बल्कि एक थकी हुई परछाई नजर आई। तभी उसने मन ही मन तय कर लिया, अब या तो वो बोलेगी या फिर खुद को पूरी तरह खो देगी। दोपहर में गांव की औरतें कुएं पर इकट्ठा थी। आम दिनों की तरह हंसी मजाक नहीं था। बातों में थकान थी, शिकायतें थी। किसी की तबीयत ठीक नहीं थी,
किसी को नींद नहीं आ रही थी। कविता चुपचाप सुन रही थी। फिर अचानक उसके मुंह से निकल गया, क्या आप लोगों को कभी ऐसा नहीं लगा कि हमसे हमारी जरूरतें पूछी नहीं जाती? सब उसकी तरफ देखने लगी। कुछ पल की खामोशी छा गई। एक बहू ने धीरे से कहा, लगा तो है, लेकिन बोलकर क्या होगा? कविता ने पहली बार किसी से नजर मिलाकर बात की। शायद कुछ न हो, लेकिन अगर हम हमेशा चुप रहे तो कुछ बदलेगा भी नहीं। कुछ औरतों ने सिर झुका लिया, कुछ की आंखों में डर था, कुछ में सहमति। उसी शाम कविता ने अमित से साफ बात की, अगर तुमने अब भी मेरा साथ नहीं दिया तो मैं मायके चली जाऊंगी। हमेशा के लिए नहीं, लेकिन खुद को संभालने के लिए। अमित के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन पहली बार उसने कविता को खोने का डर महसूस किया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, उसने धीमे से कहा। तो फिर मुझे सुनो, कविता बोली। रात के खाने के बाद अमित ने सबके सामने बात रखने की कोशिश की। आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। मां, पापा, डॉक्टर ने साफ कहा है कि कविता को शांति और नींद चाहिए। अगर हम कुछ दिन अलग कमरे में सो ले तो। शारदा देवी ने बीच में ही टोक दिया, तुम्हारी वजह से पूरा गांव क्या कहेगा, ये सोचा है? कविता उठ खड़ी हुई। ये पहली बार था जब उसने सबके सामने खड़े होकर बोला, गांव क्या कहेगा? ये सोचते सोचते मैं खुद को खो रही हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बहू ऐसे बोलेगी। उसने कांपती आवाज में आगे कहा, मैं किसी परंपरा के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं इंसान हूं। मुझे भी आराम चाहिए, सम्मान चाहिए। सबके सामने सोना मेरे लिए अपमान बन गया है। सास की आंखों में गुस्सा था। तुम्हें यहां किसी ने बांध कर नहीं रखा। हां, कविता बोली, लेकिन हर रोज चुप रहना भी तो एक तरह की कैद है। दादी, जो अब तक चुप थी, धीरे से बोली, शारदा, बहू की बात गलत नहीं है। ये सुनकर सब चौंक गए। दादी ने कहा, जमाना बदल गया है। हम अपने समय में जो सहते थे, क्या जरूरी है कि ये भी वही सहें? शारदा देवी की सख्ती पहली बार डगमगाई। अगले दिन ये बात पूरे गांव में फैल गई। कोई कविता को गलत कह रहा था, कोई बहादुर। औरतों के बीच खामोश बातचीत शुरू हो गई। पहली बार सबने सोचा, क्या ये सच में जरूरी है? उस रात शारदा देवी सो नहीं पाई। उन्हें पहली बार लगा कि शायद वो परंपरा और जिद के बीच फर्क नहीं कर पा रही थी। और कविता को पहली बार लगा कि उसकी आवाज सुनी जा रही है, लेकिन फैसला अभी बाकी था। उस रात गांव में अजीब सी खामोशी थी। आम दिनों में जहां लोग जल्दी सो जाते थे, आज कई घरों में देर तक बातें होती रहीं। कोई कविता को गलत ठहरा रहा था, तो कोई मन ही मन उससे सहमत था, पर खुलकर बोलने की हिम्मत अब भी बहुत कम लोगों में थी। शारदा देवी करवटें बदल रही थी। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बार बार कविता के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। हर रोज चुप रहना भी एक तरह की कैद है। उन्होंने कभी इस तरह नहीं सोचा था। उनके लिए परंपरा ही सब कुछ थी, वही सही, वही गलत। उन्होंने खुद भी तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी थी। सास की बात मानी, समाज की सुनी, अपनी जरूरतों को दबा दिया। उन्हें लगा था यही औरत होने का तरीका है। लेकिन आज पहली बार सवाल उठा था, अगर ये सब सही था तो अंदर ये बेचैनी क्यों? सुबह कविता जल्दी उठ गई। वो नहीं जानती थी कि आज क्या होगा, लेकिन अंदर एक अजीब सी शांति थी। कम से कम उसने सच बोल दिया था। अब जो भी होगा सामने होगा। अमित भी बदला बदला सा था। पहली बार उसने महसूस किया कि बेटे और पति होने में फर्क होता है, और अगर उसने अभी भी दोनों के बीच संतुलन नहीं बनाया तो किसी एक को हमेशा खो देगा। नाश्ते के बाद शारदा देवी ने कहा, आज शाम पंचायत बैठेगी। कविता का दिल धक से रह गया। पंचायत मतलब पूरा गांव, वही गांव जिसके लोग क्या कहेंगे के डर से ये सब चलता आ रहा था। शाम को पीपल के पेड़ के नीचे लोग इकट्ठा हुए। औरतें एक तरफ, मर्द दूसरी तरफ। कविता भी वहां खड़ी थी, सिर झुकाए नहीं बल्कि सीधा। सरपंच ने बात शुरू की, हमारे गांव में ऐसी बातें पहले कभी नहीं उठी, लेकिन अब उठी है तो सुननी होंगी। कुछ लोग बोले, बहू को ज्यादा आजादी दे दी जाएगी तो घर बिगड़ जाएंगे। कुछ ने कहा, पर तबीयत भी तो देखनी चाहिए। शारदा देवी चुप बैठी थी। सब उनकी तरफ देख रहे थे।
आखिर उन्होंने ही तो बात बढ़ाई थी। तभी एक बुजुर्ग औरत खड़ी हुई, वही दादी जो कविता के घर में रहती थी। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। हमने अपनी जिंदगी समझौते में निकाल दी, लेकिन क्या यह जरूरी है कि हमारी बहुएं भी वही झेले? गांव में सन्नाटा छा गया। उन्होंने आगे कहा, सबके सामने सोना कभी रस्म नहीं थी, ये बस सुविधा थी बुजुर्गों की। लेकिन समय बदला है, अब बहुओं को भी इंसान समझना होगा। कई औरतों की आंखें भर आई। पहली बार किसी ने उनके मन की बात कही थी। सरपंच ने कहा, तो क्या यह तय किया जाए कि जो परिवार चाहे वो अलग कमरे में सो सके? कुछ लोग बड़बड़ाए, लेकिन विरोध कमजोर था। शारदा देवी उठीं, सबकी नजरें उन पर टिक गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, मैंने अपनी बहू की बात नहीं सुनी। मुझे लगा वो परंपरा तोड़ना चाहती है, लेकिन शायद वो सिर्फ सांस लेना चाहती थी। कविता की आंखों से आंसू बह निकले। अगर मेरी वजह से उसे घुटन हुई है, शारदा देवी ने कहा, तो गलती मेरी है। मैं नहीं चाहती कि मेरा घर उसकी तकलीफ की वजह बने। ये शब्द गांव में गूंज गए। सरपंच ने फैसला सुनाया, अब गांव में कोई भी रस्म जबरदस्ती नहीं निभाई जाएगी। हर परिवार अपनी समझ से तय करेगा। पंचायत खत्म हुई। लोग धीरे धीरे घर लौटने लगे। कुछ सोच में थे, कुछ हल्के मन से। रात को घर में अजीब सी शांति थी। शारदा देवी ने खुद कहा, आज तुम लोग नीचे वाले कमरे में सो जाओ। कविता को यकीन नहीं हुआ। उसने अमित की तरफ देखा। अमित की आंखों में भी नमी थी। पहली बार वो दोनों एक बंद कमरे में अकेले बिना डर के सोए। वो रात सिर्फ नींद की नहीं थी, वो राहत की थी। कविता को पता था कि सब कुछ एक दिन में नहीं बदलेगा। गांव अभी भी वही है, सोच भी धीरे धीरे बदलेगी, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी थी। और कभी कभी एक आवाज पूरे सन्नाटे को बदलने के लिए काफी होती है। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन उस रस्म का अंत यही हो गया था।